हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ऑलमोस्ट विंग को स्लैप करने ही वाली थी कि तभी जैन चंग ने उनका हाथ पकड़ा था। यहाँ पे जब मैडम यू को रियलाइज़ होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है तो ऑफकोर्स उस हाथ के ऑनर की तरफ देखते हुए उनका गुस्सा जो था ना वो और भी ज़्यादा सातवें आसमान पे जा चुका था। क्योंकि पहली बात, जैन चेंग ने उसे रोका है और वो भी विंग और उसके बीच में आके। यहाँ पे जैन चेंग के हाथ को जोर से झटकते हुए वो जैन चेंग को वार्न करती हैं कि आज के बाद गलती से भी ये गलती मत करना। और हाँ, बात मुझे तुमसे भी करनी है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी जिससे बात हो रही है उससे बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कहा तुमने विंग कि तुम मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ाद करते हो? बताओ तुम मुझे कैसे आज़ाद करोगे? तुम मुझे क्या तुम मुझे लौटा सकते हो वो पल जो मैंने तुम्हारे पीछे खर्च किए हैं? क्या तुम मुझे वो सारा टाइम लौटा सकते हो जिस टाइम को मैंने तुम्हारे उस बिज़नेस को बिल्ड करने में लगाया है? क्या तुम मुझे वो टाइम दे सकते हो जिस वक्त मैंने अपने बच्चों को छोड़ के तुम्हारे पीछे भागना सही समझा? क्या तुम मुझसे उस वक्त को वापस कर सकते हो जिस वक्त मैं तुम लोगों के बारे में सोचते सोचते खुद को भूल गई? क्या वापस कर सकते हो तुम मुझे वो टाइम? आज तुम लोग मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ाद कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे वो टाइम लौटा सकते हो? मुझे भी वो टाइम जीना है, तो लौटा दो मुझे वो टाइम और मुझे अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आज़ाद कर दो। यहाँ पे विंग अच्छे से जानता था जो मैडम जो अभी बोल रही हैं वो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। उसके माँ के जाने के बाद अगर उसकी लाइफ में किसी ने उसकी माँ की जगह ली है तो वो मैडम यू ही थी। मैडम यू जिसके ऊपर ऑलरेडी जैन यांगली और जैन चेंग दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके ऊपर से एक और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, चलो वो फिर भी एक अलग बात है, लेकिन एक पूरी कंपनी को अकेले रन करना, क्या ये कम था कि उसके ऊपर एक और कंपनी का आभार उसके ऊपर आ चुका था? यहाँ पे मैडम यू कहना गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ, वो दिन रात मेहनत किया करती थी। उन्होंने बहुत चीज़ें की थी सिर्फ अपनी इन दोनों कंपनीज़ के लिए और अपने बच्चों के लिए। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान हर बार अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता है हमेशा वो सही ही हो। यहाँ पे मैडम यू थोड़ी देर के साइलेंस के बाद विंग से बोलती है, एक बात याद रखना विंग, चाहे जो हो जाए, लेकिन जो गलती तुम्हारी माँ ने की थी वो मैं तुम्हें दोहराने नहीं दूंगी। तुम्हारी माँ एक गरीब इंसान को खुद की लाइफ में लेके आई और खुद को तबाह कर लिया, लेकिन अब मैं ये तुम्हें तुम्हारे साथ नहीं करने दूंगी। यहाँ पे विंग जो 2 मिनट पहले मैडम यू की बात सुन के थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था, लेकिन अब जब मैडम यू अगेन से उसके डैड की बात यहाँ पे लेके आई थी ना, वो शायद उसके कंट्रोल से बाहर था। यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, लेकिन शायद चिल्लाने से अलावा उसने कुछ और किया था। पास ही के टेबल में रखा हुआ एक फ्लावर पॉट जो कि उसके हाथ पे लगा और उसको जोर से ज़मीन पे पटकते हुए उसने चिल्लाते हुए बोला, इनफ आंट यू, बस मेरे डैड के बारे में ये सब कुछ बोलना बंद कर दें। आखिरकार क्या हो गया? अगर वो गरीब भी थे तो वो एक इंसान ही ना, जिन्होंने मेरी माँ को प्यार किया था। क्या कहा आपने कि माँ को तबाह कर दिया? माँ ने खुद को तबाह किया क्योंकि वो डैड को अपनी लाइफ में लेके आई। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या किया। आपको दिखाई दिया कि उनकी एक गलती की वजह से मॉम की पूरी कंपनी डाउन होने वाली थी, कंपनी शट डाउन होने वाली थी, लेकिन आपको क्या दिखाई दिया कि उस कंपनी को रीबिल्ड करने में पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे डैड का था। यहाँ पे मानता हूँ वो अपनी गलती का पछतावा कर रहे थे, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी उस जिद्दी और मुंहतोड़ जवाब देने वाली दोस्त को इतना शांत स्वभाव का किसने बनाया? मेरे डैड ने। आपकी वो बिना सोचे समझे बोले जाने वाले फ्रेंड को सोच समझ के और किस जगह बोलना है ये किसने सिखाया? मेरे डैड ने। आपकी वो फ्रेंड जो कि कभी इस कंपनी के लिए रेडी ही नहीं थी तब तक जब तक एज ए सेक्रेटरी उन्होंने मेरे डैड को हायर नहीं किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि तब तक उनके पैर कभी उस कंपनी में टिके ढंग से? लेकिन नहीं, उसके बाद उन्होंने उस कंपनी को अच्छे से, ध्यान से और फोकस के साथ रन करना स्टार्ट किया। क्यों? मेरे डैड की वजह से। हाँ, मानता हूँ उनसे एक गलती हुई और ऑलमोस्ट पूरी की पूरी
कंपनी डूबने वाली थी, लेकिन उस कंपनी को रीबिल्ड करने में एड़ी चोटी का जोर लगाया मेरे डैड ने। और लास्टली आप उन्हें हमेशा ब्लेम करती हैं कि वो आपकी दोस्त को बीच मझधार में लाइफ के एक ऐसे मोड़ पे छोड़ के चले गए जहाँ पे उस वक्त उन्हें उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो याद कीजिए, उस एक्सीडेंट में सिर्फ मेरे डैड ही नहीं, आपके पति जैन फेंगमियान की भी डेथ हुई थी। विंग के ऐसे कहने की ही देर थी कि इस बार मैडम यू का हाथ सच में उठ चुका था और फाइनली उनका हाथ विंग के गालों को टच भी कर चुका था। इस बार जैन चेंग भी रोक नहीं पाया था, क्योंकि जो एक्शन लिया था मैडम यू ने वो बहुत ज़्यादा सडनली था। यहाँ पे जैन चेंग विंग दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक थे। ऐसा नहीं था कि मैडम यू ने पहली बार किया था। यहाँ पे मैडम यू पहली बार विंग को या जैन चेंग पे हाथ उठा रही थी, ये उनके लिए कॉमन सी चीज़ थी। लेकिन हाँ, इतना सडन एक्शन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे विंग अपने गाल पे हाथ लगा के फिर भी आगे बोलने की हिम्मत करते हुए बोलता है, क्या हुआ, कुछ बुरा लगा आपको? मुझे भी ऐसे ही बुरा लगता है। जब कभी भी आप मेरे डैड की डिसरिस्पेक्ट करती हैं, जब कभी भी आप उनको उस चीज़ों के लिए ब्लेम करती हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं। आपके हस्बैंड की डेथ एक एक्सीडेंट थी और उसी एक्सीडेंट में मेरे डैड की भी डेथ हुई थी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग वो डेथ नहीं थी, वो उनका फॉल्ट था। अगर वो होते तो आज मॉम भी ठीक होती। यही कहना चाहती हैं ना आप? हाँ, ये बात सच है कि अगर वो होते तो शायद आज मॉम इस तरीके से अपनी कैंसर वाली डिजीज़ से नहीं मरती। लेकिन हाँ, ये मॉम की भी गलती है कि डैड के चले जाने के बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दिया, मुझ पे ध्यान दिया और खुद पे ध्यान ही नहीं दिया। ये किसी और की गलती नहीं है, आपकी फ्रेंड की गलती है। अगर वो नहीं समझ सकती थी कि उन्हें किस तरीके से अपना ध्यान रखना है, तो इस चीज़ का ब्लेम किसी और के ऊपर डालना गलत होगा। मेरी मॉम ने कभी भी मेरे डैड को बुरा नहीं बोला, कभी भी उन्होंने उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की। लेकिन आप एक मौका नहीं छोड़ती है जहाँ पे मेरे डैड को आप बेइज्जत कर सकें। मुझे नहीं पता कि आपके साथ मेरे डैड ने ऐसा क्या किया था कि आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। वो मेरे डैड थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे थे। विंग यहाँ पे अपनी बात को कंप्लीट कर चुका था। वो आगे बोलने की कुछ सोच भी नहीं रहा था, लेकिन शायद सोच भी रहा था तो भी मैडम ही उसे कट ऑफ करते हुए बोलती हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा बोल रहे हो? यहाँ पे विंग फिर से अपने मूड पे फिर से आ चुका था और मैडम जी को फिर से स्ट्रेटली आंसर देते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं बस उतना ही बोल रहा हूँ जितना मुझे बोलना चाहिए। मुझे मेरे डैड के लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो मैं ले रहा हूँ। और मुझे लान वांग जी के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए, आज मैं वो कर रहा हूँ। और आपके इस घर को छोड़ने के लिए भी मैं एकदम तैयार हूँ। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपनी इस गलतफहमी से बाहर निकलिए कि आप अपने बच्चों के लिए जो भी डिसीजंस लेती हैं वो हमेशा सही होते हैं। क्या लगता है आपको? आपने अपने बच्चों के लिए डिसीजंस लिए, जैन चैंग के लिए डिसीजन लिया आपने कि वो बिज़नेस संभालेगा, मेरे लिए डिसीजन लिया कि मैं बिज़नेस संभालूंगा। तो क्या मतलब बनता था कि हमें म्यूज़िक सिखाएं? आपने जैन चैंग को उसके म्यूज़िक कैरियर पे ध्यान देने के लिए कहा, जबकि आज तक आपने पिछले 4 सालों में उस कैरियर में उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मुझे पेंटिंग करने के लिए बोला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी मॉम पेंटिंग करना चाहती थी। बस इसके अलावा आपने मुझे कब सपोर्ट किया इसमें? और रही बात आपकी बेटी की, उसकी तो आपने ज़िंदगी ही बिगाड़ कर रख दी। यहाँ पे विंग इससे आगे कुछ बोल पाता, वो अपने आप में ही चुप हो चुका था। लेकिन शायद कोई था जो आज सच्चाई मैडम जी को पूरी तरीके से बताना चाहता था, इसलिए उसने विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोला, मुझे नहीं लगता अब और छिपाने की कोई ज़रूरत है विंग। आज इन्हें पता होना चाहिए कि इनके डिसीजंस हमेशा सही नहीं हो सकते। इन्हें इनके लिए गए डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा गुरूर है, हाँ, जिसे नॉर्मल भाषा में घमंड कहा जाता है। और आज उस घमंड का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माफ़ कीजिएगा माँ, आप मेरी मॉम हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, क्योंकि आप सच में हम तीनों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर चुके हैं सिर्फ इस सोसाइटी की वजह से। प्लीज़ बंद कीजिए इसको। आपको लगता है कि आपने अपनी बेटी के लिए डिसीज़न लिया, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश भी की कि आपका लिया हुआ डिसीज़न सही है या गलत? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपकी बेटी खुश है या नहीं? शायद आपको इतना वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि आप तो अपनी इस बिजनेस वर्ल्ड में इतनी खो चुकी थी कि आपने हम तीनों की लाइफ में कभी झांकने का
एक मौका तक नहीं दिया। आपने कभी सोचा ही नहीं कि हम तीनों की लाइफ में आपको झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि आपके बच्चे खुश हैं या नहीं। क्या लगता है आपको कि आपकी बेटी ने लगभग 4 साल से जिस काम को छोड़ रखा था, आज अचानक उस काम को उन्होंने फिर से क्यों स्टार्ट कर दिया? क्या लगता है आपको कि आपके उस सो कॉल्ड समधियों ने आपकी बेटी को सपोर्ट किया है? यही सोच रही हैं ना आप? लेकिन हाँ, एक चीज़ माननी पड़ेगी, आपने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा परिवार चुना जो कि एक पॉलिटिशियन में इन्वॉल्व था, और वो सच में बहुत अच्छे से पॉलिटिशियन जानते थे। जैनचंग आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही विंग ने जैनचंग का हाथ पकड़ लिया था और अपनी आंखों से इशारा किया कि नहीं, अब उसे रुक जाना चाहिए। लेकिन शायद आप जैनचंग यहाँ पे रुकने वाला नहीं था। जिस दर्द को उसने अभी तक अपने अंदर रखा था, आखिरकार और कितने दिन वो रख सकता था? यहाँ पे विंग के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाते हुए वो उसको आंखों में ही ना का इशारा करता है और उसके बाद बोलना स्टार्ट करता है। क्या लगता है आपको, आपकी बेटी जो कि 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, अचानक उसका मिसकैरेज कैसे हो गया? आप क्या जानती हैं अपनी बेटी के बारे में? कुछ पता है आपको? शायद नहीं, मैं बताता हूँ। उसका मिसकैरेज हुआ नहीं था, मिसकैरेज करवाया गया था, क्योंकि आपके उन समधियों ने पता करवा लिया था कि आपकी बेटी एक बेटी को जन्म देने वाली है, और बस यही कारण था कि उन्होंने असली राजनीति अपनाई और आपकी बेटी का मिसकैरेज करवा दिया। यहाँ पे जब उन्होंने इस बात पे अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश की, इस बात पे आवाज़ उठाई, तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट उस घर में कोई तो इंसान निकला, कोई तो उसका साथ देने के लिए तैयार रहा, और वो कोई और नहीं, उसका पति था जिन जिशन। एटलीस्ट उसमें तो इतनी अक्ल थी कि उसने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। लेकिन उसके घर वालों ने उसे भी उसकी पूरी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। क्या लगता है आपको कि आपने ये सही डिसीजन लिया? ऐसे लोगों को चूज़ किया आपने अपनी बेटी के लिए? आपको क्या लगता है अचानक से उन जिन्स ने जिस बेटे को आज तक एक नज़र भर नहीं देखा था, उस बेटे को आज वो तमाम जगह इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? अपने बेटे को जो कि कल तक उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था, आज वो हर जगह से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने एक बेटे को जन्म दिया है, उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से पूरी तरीके से अब वो उसको मायने दे रहे हैं, उसकी वैल्यू है इस घर में। आपकी बेटी को 7 महीने पहले ही उस घर से निकाल दिया गया है, आपको पता भी है, और इसीलिए आपकी बेटी ने अपना काम फिर से शुरू किया है। शायद आपको अभी तक ये पता नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं की। आपने बस देखना चाहा कि लोग क्या कहते हैं, लोग कहाँ देखते हैं, लोग कैसे आपको रखते हैं, और लोग आपकी फैमिली की सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं। वो कभी ये नहीं देखते कि आपके बच्चे खुश हैं या नहीं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है मॉम, किसी और के ऊपर नहीं। और अगर आप ये नहीं कर सकती हैं तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दीजिए, ताकि हम एटलीस्ट अपनी खुशियों को तो देख सकें। यहाँ पे मैडम जो बहुत ज़्यादा दंग रह चुकी थी ये सुन के, जो कुछ भी उनकी बेटी के साथ हुआ था। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही थी कि अगर ऐसा कुछ होता तो उन्हें पता होता, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसे पता कैसे नहीं है। और यही बात उसने जैनचंग से भी बोली, और जैनचंग ने बिना किसी देरी के उनका रिप्लाई करते हुए बोला कि आप मुझे बताएंगी कि पिछले 6 महीने में आपकी बेटी ने आपसे कितनी बार बात की है? यहाँ पे मैडम यू थोड़ी देर चुप रहने के बाद आंसर करते हुए बोलती हैं, मुझे 6 महीने से उसका कोई कॉल नहीं आया है। और आप एक ऐसी माँ हैं कि आपकी बेटी ने आपको 6 महीने से कॉल नहीं किया है, आपने एक बार जानने की कोशिश नहीं की कि वो क्या कर रही है। बस यही सोच के खुश रही कि आपकी बेटी दोबारा से अपना काम शुरू कर रही हैं, और बोलती हैं कि आप हमारी डिसीज़न बहुत अच्छे से सोच समझ के और ऐसे डिसीजंस लेती हैं जिसमें हम खुश रहेंगे। हम कभी भी खुश नहीं थे आपके डिसीजन से मॉम, प्लीज़ बंद कीजिए इसे अब, और हमें हमारी लाइफ एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए ही सही अच्छे से जीने दीजिए प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हम लोगों की लाइफ के लिए, मेरी और विंग की लाइफ के लिए प्लीज़ एटलीस्ट एक लाइफ पार्टनर चुनने का तो अधिकार दे दीजिए हमें। बाकी चीज़ें आपको जो करनी है, जैसे करनी है, हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ में हमें हमारा अधिकार दे दीजिए।
लगभग 5 मिनट के लिए हॉल पूरी तरीके से शांत हो चुका था। एक साइलेंस था जो चारों तरफ फैल चुकी थी। यहाँ पे इस वक्त किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ भी बोल पाए, लेकिन फाइनली विंक इस चुप्पी को तोड़ते हुए और मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप ये अधिकार हमें देंगी या नहीं, लेकिन आज मैं अपने इस अधिकार को खुद ले रहा हूँ। मैं आज, अभी और इसी वक्त इस घर को छोड़ रहा हूँ और उसके पास जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे लगभग 4 साल पहले चले जाना चाहिए था। लेकिन शायद किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दे दिया है कि मैं अपनी गलती को सुलझाऊँ, उसे संभालूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। और इस बार मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं इस घर को छोड़ के लान वांग जी के पास जा रहा हूँ। विंग अपनी बात को यहाँ से कंप्लीट करके अपने रूम में जा चुका था और वहाँ पे बस रह चुके थे तो सिर्फ मैडम यू और जैन चेंग भी अपने कदमों को अपने कमरे की तरफ बढ़ा ही रहा था कि तभी मैडम यू उसको रोकते हुए बोलती हैं, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ पे कुछ टाइम का साइलेंस फिर से पसर चुका था, लेकिन तभी जैन चेंग फिर से मैडम यू की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझसे क्या बात करनी है आपको। जैन चेंग जैसे ही मैडम यू को आंसर करता है, मैडम यू उसके हाथ में एक एनवलप पकड़ा देती हैं। उस एनवलप को खोलते हुए जब जैन चेंग ने उसके अंदर रखी हुई चीज़ों को बाहर निकाला तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर जैन चेंग और जेओयुन दोनों की ही तस्वीरें थी और वो भी कुछ ज़्यादा ही क्लोज वाली तस्वीरें थीं, जिसे देखने के बाद कोई भी ये आइडिया तो लगा ही सकता है कि ये रिश्ता नाजुक सा मतलब एक नॉर्मल सा रिश्ता तो नहीं है। यहाँ पे अब जैन चेंग अपनी माँ को देखने लगा था और उसकी माँ एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ उसे देख रही थी। उन फोटोज़ को उस एनवलप में वापस रखने के बाद फिर से जैन चेंग अपनी माँ की तरफ देखता है और उन्हें रिप्लाई करते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसा कुछ ज़रूर करेंगी। मैं खाली ही टेंशन ले रहा था कि आखिरकार मैं आपको इस सब के बारे में कैसे बताऊंगा, लेकिन अब जब आपको पता चल ही चुका है तो हाँ, मैं उसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। प्लीज़ एटलीस्ट इस बार मुझे समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकती तो मैं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जैन चेंग के मुँह से ये निकला ही था कि तभी मैडम यू उसको डायरेक्टली पूछते हुए बोलती हैं, और इस घर को छोड़ने के बाद तुम क्या करोगे? उस रेस्टोरेंट के ऑनर के साथ मिलके उसके रेस्टोरेंट में एक वेटर बनोगे? क्योंकि इससे ज़्यादा काम तो तुम्हें वहाँ पर और कुछ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। कोई ऑफिशियल वर्क तो वहाँ पे है नहीं कि तुम आराम से बैठोगे और तुम्हें काम मिल जाएगा। हाँ, कोई ऑफिशियल वर्क मुझे वहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मुझे वेटर का भी जॉब करना पड़े तो भी मैं खुश रहूँगा। एटलीस्ट मुझे उसके साथ रहने का मौका मिलेगा जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। आप मेरे इस डिसीज़न को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन मैं अपना डिसीज़न ले चुका हूँ और ये मेरा लास्ट डिसीज़न है। आपको एक्सेप्ट करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। आपको मैं किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, आपको मैं खुद को भी फोर्स अप नहीं करने दूँगा। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि जो आपने लान वांग जी के साथ किया वो आप लैन सिचेन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। जैन चेंग अपनी बात को कंप्लीट करके अपने रूम में जा चुका था और वहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कामों करना स्टार्ट कर रहा ही था कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है, और वो किसी और का नहीं, विंग का था। और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने के बाद कोई भी ये कह सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है। जैन चेंग ने जब विंग को अपने कमरे के एंट्रेंस पे देखा, उसने उसे अंदर आने का इशारा किया और विंग ने अंदर घुसते हुए क्लैपिंग के साथ यहाँ पे अपनी बात को करना स्टार्ट किया। वाह ब्रो, मुझे नहीं पता था तुम भी इतने डेयरिंग हो। तुमने तो डायरेक्टली एक झटके में अपना डिसीजन आंटियों को बता दिया। मुझे तो लगा था कि तुम इस सब के बारे में कभी उसे बता ही नहीं पाओगे। कितना गलत सोचता था मैं तुम्हारे बारे में। यहाँ पे जैन चेंग जब देखता है कि विंग ये बात से सरप्राइज नहीं है कि जैन चेंग के पास भी बॉयफ्रेंड है, वो इस बात से सरप्राइज्ड है कि उसने मैडम यू को इतनी इजीली बता दिया। तो अब वो खुद शॉक्ड हो चुका था कि आखिरकार विंग के लिए ये चीज़ सरप्राइजिंग क्यों नहीं थी कि वो उसके पास भी कोई बॉयफ्रेंड है। और यहाँ पे क्वेश्चनिंग लुक के साथ वो विंग को देखते हुए अपने आंखों से ही क्वेश्चन कर रहा था, और विंग डायरेक्टली उसको आंसर करते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता होगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। खैर, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। और हाँ, बाकी की स्टोरी मैं तुमसे कल जानूंगा, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे
जैन चेंग विंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, 1 मिनट, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी नाइट में? तो यहाँ पे विंग जैन चेंग को अपने हाथ से हाथ हटाते हुए बोलता है, लान वांग जी के घर, क्योंकि मेरा घर तो अभी रेनोवेट हो रहा है, लेकिन हाँ मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं एटलीस्ट मिडनाइट तक उसके घर में पहुंच जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम कल अपने बॉयफ्रेंड को लेके हमारे घर जरूर आओ। यहाँ पे जैन चेंग थोड़ा सा नर्वस होके बोलता है, आना तो ज़रूर है, टेंशन मत लो, हम दोनों वहाँ पे कल ज़रूर होंगे, क्योंकि हमें भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। खैर अभी आराम से जाना, और हाँ जाते ही एक मैसेज कर देना ताकि मुझे टेंशन ना हो। यहाँ पे विंग अपनी वार्म स्माइल के साथ जैन चेंग को एक टाइट सा हग देता है और उसके बाद श्योरिटी देता है कि जो उसने बोला है वो ज़रूर करेगा। और इसी के साथ वो उस कमरे से बाहर आ चुका था, अपने लगेज को उठाते हुए वो उस घर से बाहर निकल चुका था और निकल चुका था अपनी एक ऐसी जर्नी में जिस जर्नी में अब वो पूरे टाइम लान वांग जी के साथ रहेगा। लेकिन क्या वो सच में इस जर्नी में अब लान वांग जी के साथ रहेगा? वैसे लग तो रहा है रहेगा, लेकिन क्या वो रहेगा या नहीं ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।